Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यू क्लासिकल एज। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को बनाना शुरू किया था। इंग्लिश लिटरेचर में हम लिटरेरी पीरियड्स या फिर एजेस को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो हमारी जैकोबिन एज पर थी। अगर आपको यहाँ पे नए आए हो तो आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बनी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो है नियो क्लासिकल एज। डिटेल के अंदर एक एक टॉपिक पर मैं बात करूँगा, ध्यान से आप सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज के टाइम पीरियड की, कि किस ईयर से लेकर कहाँ तक का टाइम पीरियड है जो कि हम न्यू क्लासिकल एज के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका जो टाइम है अप्रॉक्सीमेटली, देखो क्लियर कहीं पर भी नहीं है, आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 1660 से लेकर 1798, 1660 से लेकर 1798 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मोस्टली ज़्यादातर लोग न्यू क्लासिकल एज के अंदर मानते हैं। आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कोई 1650 बताएगा, कोई 1750 बताएगा, इस टाइम के बीच में। मोस्टली आपको ये टाइम स्पेन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हो। नियो क्लासिकल एज को पढ़ने के लिए हमें 3 एजेस को पढ़ना होता है, यानी कि नियो क्लासिकल एज आपकी 3 एजेस के अंदर डिवाइडेड है। इसके लिए आप पहले जो पढ़ते हो 1660 से लेकर 1700 तक का जो टाइम है उसे रेस्टोरेशन एज के अंदर पढ़ा जाएगा। हम पहले इसको देखेंगे। 1700 से लेकर 1750, 1700 से लेकर 1750 तक दूसरी एज शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं अगस्टन एज, और 1750 से लेकर 1798 तक एज रहेगी एज ऑफ सेंसिबिलिटी। हम एक एक एज के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे। पहले तो आप ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं पहले न्यू क्लासिकल एज पर बात करते हैं कि इस एज का नाम न्यू क्लासिकल एज क्यों पड़ा। देखिए, नियो क्लासिकल एज 2 वर्ड से मिलकर बना है, नियो और क्लासिकल। नियो का मतलब है न्यू और क्लासिकल का मतलब कि पुराने टाइम का लिटरेचर, स्पेशली डे ऑफ द रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। जो रोमन के और ग्रीक के जो क्लासिक्स हुए थे, जो उस टाइम के जो राइटर थे पुराने एंशंट टाइम के, उनके लिटरेचर। तो इसका मतलब कि नियो क्लासिकल यानी कि नया प्रकार का क्लासिकल। तो इस एज में ऐसा क्या हुआ था, इसमें क्या था कि रोमन और ग्रीक का जो लिटरेचर था उसको दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर ये कह दीजिए कि उसको कॉपी करना शुरू कर दिया था। जो भी पोइट थे, प्रोज राइटर थे, पोइट्री राइटर थे, जो भी थे, वो एंशिएंट टाइम के ग्रीक कल्चर को, लिटरेचर को कॉपी करते थे और लिखते थे। इसका मतलब कि पुराने को कॉपी करके नया लिखा गया है, तो क्लासिकली बट न्यू, इसलिए नेम पड़ गया नियो क्लासिकल एज। इस एज को, इस पीरियड को एरा ऑफ द एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा गया उसके अंदर लॉजिक की और रीज़न की बात की जाती थी। जब बंदा रीज़न की या फिर लॉजिक की बात करते हैं, हम कहते हैं कि काफ़ी बंदा नॉलेजेबल है, इसको ज्ञान है, और ज्ञान को ही कहते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस एज से पहले क्या था और बाद में क्या था। इस एज से पहले लिटरेचर के अंदर या हिस्ट्री के अंदर चल रहा था रेनेसा, लेट रेनेसा। हमारी जो पहली वीडियो थी, आपके आरपीएससी का पहला टॉपिक रेनेसा, लेट रेनेसा चल रहा था। उसमें हमने देखा था कि लास्ट जो पीरियड था वो 1660 था, यानी कि यहाँ पर आके रेनेसा ख़त्म हो गया और 1660 से शुरू हो गई आपकी न्यू क्लासिकल एज। ये एज चलती है 1798 तक। बहुत ही फेमस पोइट, 2 पोइट, एक आपके विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा एस.टी. कॉलरिज, दोनों फ्रेंड थे। दोनों ने मिलकर एक बुक को पब्लिश करवाया था, लिरिकल बैलेड उस बुक का नेम था। उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी और एस.टी. कॉलरिज की। हम रोमांटिक, उस एज को उसको कहा जाता है रोमांटिक एज, यानी कि 1798 से एज शुरू हो गई थी रोमांटिक एज, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। खैर, बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज की। ये तो पहले कौन सी एज थी, रेनेसा, बाद में कौन सी आएगी, रोमांटिक। बट न्यू क्लासिकल एज को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहली थी आपकी
रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरी अगस्टन पीरियड और थर्ड था एज ऑफ जॉनसन या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी। हम इनके बारे में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रेस्टोरेशन में क्या था, अगस्टन में क्या था और सेंसिबिलिटी वाली एज में क्या था। रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं क्योंकि जो मेन पोइट है वो ड्राइडन है। इसका टाइम पीरियड फिर से बता रहा हूँ 1660 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1700 तक। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड एज द किंग चार्ल्स वॉज रिस्टोर्ड इन दिस एरा, क्योंकि किंग चार्ल्स जो सेकंड थे वो दोबारा से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठ गए। तो इससे पहले कौन था, क्योंकि इससे पहले जो था वो था आपके क्रॉम्वेल यानी कि 1649 से लेकर यानी कि 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड के अंदर कोई राजा नहीं था, कोई किंग नहीं था। तो रूल कौन कर रहा था? रूल कर रहा था वहाँ का चर्च रूल करेगा तो कॉमन सी बात है कि भाई वो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा आगे लेके आएगा, और लोग उससे तंग आ गए, लोग उसके पीछे पड़ गए। उनको क्रॉम्वेल की डेथ हो गई। क्रॉम्वेल की डेथ के बाद में उसका बेटा गद्दी पर बैठा, बट उसको पता चल गया कि लोग मेरे हक में नहीं हैं। वो जगह छोड़ के चला गया, चुपचाप चला गया, और वापस से बुलाया गया चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बैठने के लिए। इसका मतलब कि रीस्टोर हो गए। पहले इंग्लैंड के अंदर राजा थे कुछ 1649 तक, 1649 से लेकर 1660 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 साल का टाइम पीरियड, वो उसके अंदर राजा नहीं थे। 1660 में इंग्लैंड के अंदर दोबारा से राजा बन गया, राजा का रिस्टोर हो गया राजापन, ये कह लो। ठीक है। इसलिए इस एज का नाम पड़ गया रेस्टोरेशन पीरियड, जो कि 1660 से लेकर 1700 तक चला। आगे 1700 में ऐसा क्या हुआ कि एज बदल गई, क्योंकि इसे कहते हैं अगस्टन एज और एज ऑफ पॉप। पॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि फेमस जो आएंगे अलेक्जेंडर पॉप इस एज के मोस्ट फेमस पोइट थे। रेप ऑफ लोग आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम उसकी बात बिल्कुल करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है। इस एज का टाइम पीरियड माना जाता है 1700 से लेकर 1750 तक। द अगस्टन एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ पॉप। पॉप वॉज द लीडिंग पोइट इन दिस एज, क्योंकि जो अलेक्जेंडर पॉप थे वो लीडिंग पोइट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द अगस्टन एज वॉज अलेक्जेंडर पॉप। द अगस्टन एज लिस्टेड फ्रॉम 70 to 7050, 1750 तक चली। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ जॉनसन वही है सैमुअल जॉनसन जिन्होंने डिक्शनरी लिखी थी और मेटाफिजिकल पोइट्री का वर्ड यूज़ किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये वही सैमुअल जॉनसन है। तो द एज ऑफ जॉनसन लिस्टेड अप टू 1798 तक चली, क्योंकि उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगी रोमांटिक एज। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि लिरिकल बैलेड को पब्लिश करवाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और सैमुअल कॉलरिज, जैसे कि आप एस.टी. कॉलरिज के नाम से जानते हो। कुछ खास बातें जानते हैं न्यू क्लासिकल एज की, क्या खास बातें थी। देखिए मैं एक एक एज पर बात करूंगा, पहले थोड़ा सा न्यू क्लासिकल की ओवरऑल देख लें कि क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर, इस एज में क्या कुछ है। राइटर्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड ट्राइड टू इमिटेट यानी कि कॉपी करना, नकल करना, स्टाइल ऑफ द रोमन्स एंड ग्रीक्स। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये रोमन और ग्रीक के जो पहले पुराने जो पोइट वगैरह थे उनको कॉपी करते थे। ठीक है, इमिटेट करते थे। न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज करेक्टराइज बाय द ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। इस एज में ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर का काफ़ी ध्यान रखा जाता था। लिटरेचर ऑफ द एज इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन नेचर, सुपरमेसी ऑफ रीजन। इसमें इंसान का जो नेचर कैसा है उस पर बात की गई, सिर्फ इंसान को ही सेंटर में रखा गया, क्योंकि इसके बाद में प्रकृति को रखा जाएगा, नेचर को, रोमांटिक एज के अंदर। ठीक है। सुपरमेसी ऑफ रीजन, लोग तर्क, दलीलें दे दे के बातें करते थे। द न्यू क्लासिकल लिटरेचर कंसिडर मैन एज अ लिमिटेड बीइंग हैविंग लिमिटेड पावर। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टायर्स एंड वर्क ऑफ द पीरियड अटैक द मैन। देखो पढ़ने की आप ये बातें पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें क्या था कि स्टायर बहुत ज़्यादा होते थे एक दूसरे पर, हर एक पोइट एक दूसरे पे स्टायर कर रहा था। मान लो किसी ने कोई आज पोइम लिख दी, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में, उसके रिस्पॉन्स में किसी दूसरे पोइट ने उठा के पोइम लिख दी, मतलब कि एक दूसरे पर व्यंग किए जा रहे थे।
अमंग द न्यू क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर द मोस्ट फेमस वर द ऐसे। ज़्यादा आपको इस एज में ऐसेस देखने को मिलेंगे, वो भी पोइट्री और प्रोज के अंदर। द लिटरेचर ऑफ द एज वॉज मोस्टली कॉमिक एंड स्टायर, काफ़ी कॉमिक बन गया था और काफ़ी स्टायरिक बन गया था। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ी वर्डिंग समझ में नहीं आई तो मैं आपको दूसरी स्लाइड के अंदर थोड़ा की पॉइंट इस एज के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए न्यू क्लासिकल एज, फॉर्मल परफेक्शन देखने को मिलेगा। फॉर्मल यानी कि पोइट्री को बड़े ही ध्यानपूर्वक लिखा जाता था, ऐसे नहीं कि भाई जो मन में आया और लिख दिया। वो आगे की एज में लिखा जाएगा, रोमांटिक एज में देखोगे आप, जो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखेंगे नेचर पर, प्रकृति पर। यहाँ पर फॉर्मल टाइप का लिटरेचर देखने को मिलता है। रिपीटेशन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जो पुरानी जो चीज़ उसी का रिपीटेशन किया गया। लेस वर्ड्स, ज़्यादा वर्डिंग यूज़ नहीं की जाती थी, मतलब कि थोड़ा वर्डिंग कम रखी जाती थी। अवॉइड द लो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, जो नकली प्रकार के, यानी कि अपने कहते हैं देसी भाषा के अंदर कहते हैं कि यार इसमें तो शब्दावली थोड़ी सी कमज़ोर है, बढ़िया तकड़े शब्द यूज़ नहीं किए। तो उस समय भी ये था, यानी कि लो कैटेगरी के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। आर्टिफिशियल लैंग्वेज, सीधी सी बात है कि जब आप लोगों की आम बोलचाल की भाषा को पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर नहीं लिखोगे तो जो लैंग्वेज निकल के आएगी वो बनेगी आर्टिफिशियल, नकली प्रकार की। तो दिखावा करना पड़ेगा, तो शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लगाना पड़ेगा। इमोशन एंड इमेजिनेशन, ये तो भाई इस टाइम पे हो गए थे ख़त्म, क्योंकि जब आपको बात करनी है रीज़न की, लॉजिक की, जब रीज़न और लॉजिक आएगा तो इमोशन और इमेजिनेशन तो ख़त्म हो जाएगी। पोइट्री के अंदर इतना बुरा हाल था पोइट्री का भी, ये कह दीजिए, क्योंकि पोइट्री लिखी जा रही रीज़न के साथ, नॉलेज के साथ। रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत किए जाते थे पोइट्री के अंदर, सिर्फ रीजनिंग की बात। कोई भी पोइट्री लिखनी है, कुछ बढ़िया कोई बात लिखे तो पोइट्री, अदरवाइज वो पोइट्री को गिनते ही नहीं थे। क्योंकि देखो ना, ड्राइडन ने कमेंट किया था जॉन डन पर, फिर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री, दूसरों को कम स्टाइल की हैं सारे के सारे, भी उस बंदे ने लिखा है कि नहीं लिखा, कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा। प्रोज एंड स्टायर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पोइट्री बहुत कम मिलेगी, ड्रामा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ ड्रामा तो ख़त्म ही हो जाएगा लगभग, क्योंकि फिर नॉवल वाली एज शुरू हो जाएगी। ये लोग थे जो इस टाइम के जो पोइट वगैरह थे वो लिखते थे, लंदन के जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, उन पर लिखते थे। और इस टाइम पे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर मेन पोइट रहेंगे, और ये कॉपी करते थे क्लासिकल रूल्स को, जो पुराने रूल थे उनको फॉलो करते थे। अब अपने चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एज पर, यानी कि मैं बात करूंगा अब रेस्टोरेशन पीरियड की। रेस्टोरेशन एज 1660 से लेकर 1700, मैं दोबारा टाइम को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने क्या देखेंगे, इस एज में क्या कुछ देखना है अपने को, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज की, जैसे कि कपलेट का यूज़ हुआ, न्यू क्लासिसिज्म आया, पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेल्स बढ़ गए थे, इमिटेशन ऑफ द एंशाइंट ऑफ फ्रेंच, ये सारी चीज़ें अपने आगे देखेंगे। एक इसमें नोट करने वाली बात रहेगी, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, मतलब कि खून का एक कतरा भी नहीं बहा और मोनार्की सारी की सारी चेंज हो गई, क्योंकि जो क्रम्बल का बेटा था वो तो भाग जाएगा और चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठ जाएगा। चलो देखते हैं भाई आगे। मेजर पोइट एंड वर्क्स, जॉन ड्राइडन देखेंगे, सैमुअल बटलर देखेंगे और जॉन लॉक देखेंगे। जॉन एबल जी भी कुछ फेमस हैं, ज़्यादा फेमस नहीं बट इनको भी देखेंगे। ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था भाई, ये 1688 में हुआ था, ठीक है ना, वो क्रम्बल वाली बात नहीं, मतलब कि इसके बाद में जो राजा बने उनकी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। द पीरियड ऑफ 1660-70 इज टर्म्ड एज अ रेस्टोरेशन एज, ये फिर वही बात कह रहा है कि इस टाइम को रेस्टोरेशन एज कहते हैं। इन 60 किंग चार्ल्स सेकंड, 1660 के अंदर जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उनको गद्दी पर बैठाया गया इंग्लैंड के अंदर। द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर सफरिंग फ्रॉम टेंशन ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल ऑफ क्रॉम्वेल, क्रॉम्वेल ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए थे, इससे जो पहले जो शासन कर रहा था इंग्लैंड के अंदर उन्होंने, ठीक है, इसलिए जनता भी उससे तंग थी। दस द नेशन वेलकम द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, तो लोगों ने
चार्ल्स सेकंड यानी कि दोबारा से मोनार्की का वेलकम किया कि राजा ही बेटर है अपने लिए। द एज रिप्लेस द पावर ऑफ मोनार्की विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम विच डेवलप्ड इनटू टू पॉलिटिकल पार्टीज। पार्लियामेंट सिस्टम को भाई यहाँ से हटा दिया गया मोनार्की को, क्योंकि दो प्रकार की पार्टी के अंदर बटी हुई थी। एक का नाम जिसे अब विग्स पढ़ते हो, जो कि पार्लियामेंट्रीज या फिर लिबरल लोग थे। दूसरा था टोरीज, जिसे आप सपोर्टर्स ऑफ द किंग्स कह सकते हो, ये किंग को सपोर्ट करते थे। द रेस्टोरेशन एज लेड टू द ओपनिंग ऑफ थिएटर्स, यानी कि आप जो की पॉइंट है सिर्फ वही बात रखना कि रेस्टोरेशन एज के अंदर क्रॉमवेल, क्योंकि वो चर्च वाले लोग थे, अब चर्च वाले धार्मिक लोग ये ड्रामा वगैरह करने को सही नहीं मानते थे, उन्होंने ड्रामाज पर बैन लगा दिया था, बंद करवा दिया था। इस एज में आकर ड्रामा की रीओपनिंग हो गई। एक और चीज़ खोल दी गई, कॉफ़ी हाउसेज वर ऑल्सो ओपन दिस एज, यानी कि कॉफ़ी हाउसेज बना दिए गए, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकते थे, बातचीत कर सकते थे। द ओल्डेस्ट साइंटिफिक सोसाइटी इज 16th was the formed as a developed of the natural science, it was termed as the Royal Society। जो ओल्डेस्ट साइंटिफिक सोसाइटी थी 1660 की, वो फॉर्म्ड की गई, डेवलप की गई, उसने नेचुरल साइंस पर लिखना शुरू किया और उस सोसाइटी को कहा गया रॉयल सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन एज, क्या क्या खास बातें थी, सिर्फ पॉइंट देख लेना, क्योंकि अगर पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़ेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे अपने, ठीक है। ये पॉज करके आप वीडियो को अच्छे से आप खुद पढ़ सकते हो, कोई पॉइंट आपको लगे। एक तो कपलेट का यूज़ हुआ, हीरोइक कपलेट का। रेस्टोरेशन लिटरेचर इज द अडॉप्शन ऑफ द हीरोइक कपलेट, ये पॉइंट करने वाली बात है भाई, कपलेट का यूज़, ठीक है ना, वो भी हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का मतलब ये है कि जिसके अंदर 5 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि वर्डों के 5 जोड़े, वो भी आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर। कपलेट यानी कि दोहा, इसलिए इसमें क्या था, 2 आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता था, विच राइम टुगेदर एज द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द पोइट्री। जैसे कि आप एडमंड वेलर, जिन्होंने 1623 के अंदर जनरली लिखना शुरू किया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वे बात एडमंड वेलर को कहा जाता है फादर ऑफ कपलेट। फादर हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कपलेट, एडमंड वेलर, जिन्होंने लिखना तो शुरू कर दिया था वही 1623 के अंदर, ठीक है ना। 1623 के अंदर इन्होंने कपलेट का यूज़ शुरू किया था। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है द रेस्टोरेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेविटी, स्पिरिचुअल जील, मॉरल अर्नेस्टनेस एंड द डेकोरम वर थ्रोन टू द विंड्स, यानी कि इन चीज़ों को बात की गई। द किंग वॉज थ्रू द डेपॉन्च, ही हैड नंबर ऑफ मिस्ट्रेस, की बहुत सारी रानी वगैरह होती थी, वो भी शरेआम खुला लिखते थे भाई, ठीक है। ही वॉज सराउंडेड बाय करप्ट कॉटरीज, यानी कि कुछ करप्टेड लोग उसके पास रहते थे। करप्शन वॉज द रेम्पटेंट इज ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, तो करप्शन पे बहुत कुछ लिखा गया उस टाइम पे, सब कुछ ज़्यादा चीज़ें करप्टेड हो गई थी। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्विरल, यानी कि धार्मिक और राजनीतिक झगड़े बढ़ गए थे इसके अंदर। ये जो ब्लैक पिच नीचे नीचे लिखा ना, इसको आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आगे आगे है द राइज ऑफ न्यू क्लासिकल। द राइज ऑफ न्यू क्लासिकल, ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड ए न्यू लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड, एक नए प्रकार का मूवमेंट शुरू हुआ था। इट इज़ नोन एज अ न्यू क्लासिकल मूवमेंट, क्योंकि मेनली रेस्टोरेशन के बाद में स्पेशली जो न्यू क्लासिकल एज आप कहोगे वो तो ऑगस्टन एज को कहा जाता है ज़्यादातर, मेनली तो ये आसपास वाली एजों को इसके साथ में जोड़ के पढ़ा जाएगा, रेस्टोरेशन एज को और अगस्टन एज, ये तो बीच में मेन आई जाएगी, ठीक है। और इसमें नोट करने वाली बात है आपके लिए यहाँ पर इमिटेशन ऑफ द एंशियंट, वो बात कि भाई पुराने टाइम के जो ऑथर वगैरह थे उनको वो कॉपी करते थे, जो ग्रेट क्लासिकल राइटर थे उनको कॉपी किया जाता था। इमिटेशन ऑफ द फ्रेंच, ये फ्रेंच को भी कॉपी करते थे। इसमें नोट करने वाली बात कुछ यहाँ पे है नहीं भाई, चार्ल्स सेकंड की बात हो रही है। फ्रेंच वो काफ़ी, क्योंकि फ्रेंच भाषा से वो जुड़े हुए थे, उनको बस इतना पॉइंट याद रखना कि ये फ्रेंच को भी कॉपी करते थे। रिलीजन एंड फॉर्मलिज्म, ये भी अपने काम की चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल डीप के अंदर बता रखा है। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे काम की बातें यहाँ पे कुछ है दिख नहीं रही मेरे को।
हाँ, ये बात कर जरूर करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, देखो मैरी सेकंड, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द जेम्स सेकंड, जो कि जेम्स सेकंड की सबसे बड़ी जो बेटी थी, एल्डेस्ट, एंड विलियम ऑरेंज, हस्बैंड ऑफ मैरी सेकंड, ये उसके पति थे। इन्होंने रूल किया था इंग्लैंड पर 1689 के अंदर, एंड दे वर कॉल्ड द जॉइंट मोनार्क, और इन्हें कहा जाता है जॉइंट मोनार्क, क्योंकि इसके बाद में ये गद्दी पर आके बैठ गए थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जेम्स सेकंड को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जेम्स सेकंड को, तो जेम्स सेकंड की बेटी मैरी और उनका दामाद विलियम ऑरेंज, इनके साथ लोगों ने इनके साथ मिलकर, यानी कि बेटी और दामाद के साथ मिलकर लोगों ने जेम्स को गद्दी से हटा दिया, और जेम्स चुपचाप गद्दी छोड़ के चला गया। खून का कतरा तक नहीं बहा, बिना किसी को मारे काटे मोनार्की चेंज हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लड लेस रेवोल्यूशन, जो कि 1688 के अंदर या फिर 89 के अंदर हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब मैं बात करता हूँ मेजर पोइट एंड वर्क, इस टाइम के कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। जॉन ड्राइडन इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन। ड्राइडन रॉट द हीरोइक स्टेंजा, इन्होंने हीरोइक स्टेंजा को लिखा था भाई जॉन ड्राइडन ने, विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ क्रॉम्बल, जब डेथ हुई थी क्रॉम्बल की, उसको डेथ पर लिखा था हीरोइक स्टेंजा, ये इनके वर्क का नेम था। हिज एजेस्टोग्रेसा रिडक्स इज ए पोइम ऑफ वेलकम टू चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड के वेलकम के लिए इन्होंने ये पोइम लिखी थी। एस्ट्रेया एस्ट्रेया रेडक्स, ठीक है, ये दो वर्क नोट रखना कि क्रॉम्बल की डेथ पर लिखी थी हीरोइक स्टेंजा, और एक चार्ल्स सेकंड के लिए। In 67 he became the most widely known popular by his Annus Mirabilis in narrative poem, इसके जरिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए 1667 के अंदर। ड्राइडन रॉट ए प्ले नेम्ड, इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था ऑल फॉर लव, विच इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, जिसको ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा गया। इन 1682 ही रॉट रिलीजियस लाइसी, रिलीजियस ऑफ ए लाइमन, इसका नेम था भाई ओरिजिनली। और ड्राइडन रॉट इज मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस पोइम्स नेम्ड, अच्छा इन्होंने एक फेमस रिलीजियस पोइम लिखी थी, पोइम का नाम था द हिंद एंड द पैंथर। ड्राइडन के कुछ और वर्क कुछ स्टाइल्स में, जैसे कि एप्सलम एंड अरिस्टोफल, ये इंपॉर्टेंट है, द मेडल एंड MC फ्लैकन। ड्राइडन्स अलेक्जेंडर्स फीस्ट इज एन ऑड which he wrote in the honor of a S. Celia. ड्राइडन ए मोस्ट फेमस प्लेज, और कुछ फेमस प्ले भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट भी, औरंगजेब माना जाता है कि इंडिया में जो औरंगजेब था ना, उसके लिए इसने लिखा था औरंगजेबे 1675 के अंदर। बाकी जो नीचे दिया है फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक, ठीक है, ये फर्स्ट क्रिटिक थे क्योंकि इन्होंने लिखा था द एसे ऑफ द ड्रामेटिक पोइजी 1668 के अंदर, इज़ द लॉन्गेस्ट सिंगल प्रोज वर्क, जो कि काफ़ी, इनका एक ही सिंगल प्रोज वर्क है जो काफ़ी लॉन्गेस्ट है। सैमुअल बटलर ईट, सैमुअल बटलर ईट नहीं भाई, सीधा सैमुअल बटलर, ठीक है। ये कुछ कम फेमस है, इनके सिर्फ वर्क आप देख सकते हो, सीधा मैं वर्क ही बोलूँगा कौन कौन से थे, जैसे कि हार्डी बर्ड्स पब्लिश्ड इन द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट के अंदर पब्लिश हुआ था 63, 64, 78 के अंदर। It is inspired by the dun. It lays bare and the human follies in the, ये ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे। जॉन लॉक के बारे में ये लाइन देखो, ही ऑल्सो रॉट ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड थॉट्स ऑन एजुकेशन, ये दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रहे तो ठीक है, बट मेरे को तो कोई इंपॉर्टेंट लगे नहीं है। जॉन एवेलिन एंड द सैमुअल पॉपी, इनके बारे में कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं भाई, आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मेजर पोइट कौन कौन से थे भाई, जॉन एवेलिन थी, इनकी डायरी विच वॉज रिटन ऑलमोस्ट थ्रू इज लाइफ टाइम। सैमुअल पाइसी डायरी, ये कुछ डायरी है इनकी, ये तो बिल्कुल डीप के अंदर बता रखा है। चलो यहाँ पे आपकी रेस्टोरेशन एज कंप्लीट हो गई, क्योंकि ज़्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ लगा नहीं, सिर्फ आपको इनके पोइट के नाम याद रह जाएं तो बड़ी बात है,
वर्क तो इनके सिर्फ ड्राइडन की याद रख लेना, जो यहाँ पे रेड कलर के अंदर ये थोड़े फेमस हैं। और यहाँ पर भी ये हीरोइक स्टेंजा और जो डेथ पर, किसकी डेथ पर लिखा, ये थोड़ा सा याद रखना, क्रम्बल की एज पर, डेथ पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में जो एज आई थी, एज ऑफ अगस्टन, उस पर चलते हैं। ये आपकी अगस्टन एज 1745, यानी कि 18th सेंचुरी, हाफ 18th सेंचुरी तक। इसमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और मेजर पोइट इस एज के उनको देखेंगे। ज़्यादा डीप के अंदर नहीं देखेंगे, ठीक है, फिर ज़्यादा, क्योंकि डीप तो आप बड़े बड़े लेक्चर कहीं से भी देख सकते हो, फिर बोर फील करते हो आप लोग। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। सीधी सी बात है कि 1702 के अंदर क्वीन एन गद्दी पर बैठती है, जो कि 1714 तक रहेगी। किंग जॉर्ज इसके बाद में आएंगे 1714 से लेकर 1727 तक। फिर इसका बेटा किंग जॉर्ज सेकंड, जो कि 1727 से लेकर 1760 तक रहेगा। अगस्टन एज को ही कहते हैं न्यू क्लासिकल एज या एज ऑफ पॉप, यानी कि मेनली जो न्यू क्लासिकल एज है वो अगस्टन एज के लिए यूज़ होती है, अगर तीनों एज में से देखें। और इसे कहते हैं एज ऑफ पॉप, क्योंकि पॉप फेमस इस टाइम के पोइट थे। अगस्टन लिटरेचर इज जनरली ascribed a period of the first half on the, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। द रेस्टोरेशन पीरियड एंडेड विद द एक्सक्लूजन क्राइसिस एंड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये आपकी पिछली वही हिस्ट्री की बात कर रहा है जो पहले बता के आए थे। ये सारा कैसे विलियम थर्ड आई, फिर मैरी सेकंड आई। एक्ट, हाँ, एक इसमें एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1707 में 1 में आया था, इसको याद रखना। एक जेम्स फ्रांसिस एडमंड स्टार्टेड, इनको याद रखना, जो कि फ्रांस, ये कि जेम्स हैड फ्लेड, क्योंकि जेम्स से वो तो फ्रांस भाग गए थे, और वेयर ही सन, वहाँ उनका बेटा था जेम्स फ्रांसिस। इसमें बैकग्राउंड के अंदर इम्पोर्टेंट बात नहीं है कोई, बस यही है कि आपको टाइम स्पेन याद रखना कि इसको न्यू क्लासिकल एज। देखिए, मैं डिटेल के अंदर इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि डिटेल के अंदर आप कहीं से पढ़ सकते हो, बिल्कुल डिटेल के अंदर जो बहुत ही डीप बातें हैं। हमें सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें याद क्या करना है, क्योंकि इस प्रकार तो आपकी एजेस ही पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आप पढ़ना चाहो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं सिर्फ वो बातें नोट कर रहा हूँ जो अपने काम की है। ठीक है, तो अभी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं एज का कि क्या हुआ था। एन की डेथ हो गई थी, व्हेन एन डाइड। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। जब कहीं कोई पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसको सीधा रीड करके छोड़ दूंगा। व्हेन एन डाइड विदाउट सर्वाइविंग इशू, इसके कोई बेटा नहीं था। जॉर्ज फर्स्ट इलेक्टर ऑफ द ऑनर केम टू द थ्रोन, क्योंकि इसका मतलब कि एन के कोई बेटा नहीं था, जैसे एलिजाबेथ के नहीं था। ठीक है, तो जॉर्ज फर्स्ट को गद्दी पर बिठाया गया। जॉर्ज फर्स्ट स्पोक पुअर इंग्लिश, जॉर्ज फर्स्ट को इंग्लिश बहुत कम आती थी, एंड हिज आइसोलेशन फ्रॉम द इंग्लिश पीपल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कीनिंग हिज पावर रिलेबिलिटी इररिलेवेंट। तो लोग भी ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि हमारा जो राजा है उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसको थोड़ा कम पसंद करते थे। हिज सन जॉर्ज सेकंड, इसका बेटा जॉर्ज सेकंड, ऑन द अदर हैंड स्पोक सम इंग्लिश एंड सम मोर फ्रेंच, यानी कि इसका बेटा भी इंग्लिश कम बोलता था और फ्रेंच ज़्यादा बोलता था। एंड हिज रूल was the first full Hanoverian rule in England. By then the power of Parliament had silently expanded and his power was perhaps only equal to the Parliament. पार्लियामेंट ज़्यादा थोड़ी सी, देखो राजा कमज़ोर है तो पार्लियामेंट की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई, वो भी राजा के बराबर ही हो गई, यानी कि अपनी तरफ से वो कोई भी कानून वगैरह पारित कर सकते थे। द टर्म अगस्टन एज कम्स फ्रॉम द, इसको अगस्टन एज क्यों कहा गया? सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि इस टाइम के जो राजा, इस टाइम पे क्या था, सेल्फ कॉन्शियस इमिटेशंस की गई ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अगस्टन राइटर्स, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक राजा था अगस्टन, उस टाइम पे भी जो राइटर थे उनको कॉपी किया गया। इसका मतलब कि जो अगस्टन टाइम के जो राइटर थे उनको कॉपी करके इसमें लिखा गया, इसके कारण इस एज का नाम पड़ गया अगस्टन एज। जैसे कि उस टाइम के कौन कौन से राइटर थे जिनको कॉपी किया गया, वो थे वर्जिल, हॉर्स एंड अदर क्लासिकल राइटर्स। द टर्म अगस्टन रेफर द किंग जॉर्ज फर्स्ट डिजायर टू बी कंपेयर टू द फर्स्ट रोमन एम्पायर अगस्टस सीजर।
जो राजा था किंग जॉर्ज फर्स्ट ने देखा, उसकी इच्छा थी कि भी मुझे कंपेयर किया जाना चाहिए जो रोमन का फर्स्ट एम्पायर था अगस्टन सीजर, कि मेरे को उससे कंपेयर करो, उस टाइम पे कंपेयर करो, इसलिए इस एज का नाम भी अगस्टन एज पड़ गया। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी खास बातें थी? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इसी एज को कहते हैं एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इट इज़ एन एज ऑफ प्रोज, रीजन, गुड सेंस एंड नॉट फॉर पोइट्री। प्रोज बढ़िया था भाई, और इसमें रीजन की बात की जाती थी, बट ये चीज़ पोइट्री के लिए बढ़िया नहीं थी। प्रोज तो काफ़ी बड़ा, बट पोइट्री का डिक्लाइनिंग हुई यहाँ पर। A large number of practical interests arising from the new class social and political conditions demanded expression not simply in logs but in pamphlets, magazines and newspapers. ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पैम्पलेट्स पढ़ने लगे लोग। पोइट्री वॉज इक्वेटेड फॉर सच एज ए टेस्ट, लोग सिर्फ किसी टेस्ट के लिए पढ़ते थे। हैंस प्रोज डेवलप्ड रैपिडली एंड एक्सीलेंटली, प्रोज बहुत तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि पोइट्री कम हो गई तो वही प्रोज सेक्शन ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब प्रोज सेक्शन बढ़ेगा तो आगे लोग नॉवल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी जो अगली एज आएगी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, वहाँ पे नॉवल की जड़ें लग जाएंगी। इंडीड पोइट्री इटसेल्फ बिकेम प्रोजिक, पोइट्री भी प्रोजिक बन गई, एज इट वॉज नॉट यूज द क्रिएटिव वर्क ऑफ इमेजिनेशन बट फॉर एसेज, स्टायर एंड क्रिटिक। तो पोइट्री में इमेजिनेशन खत्म हो गया, एसेज की टाइप की पोइट्री बन गई, स्टायर किए जाते थे, क्रिटिसिज्म किया जाता था। एज ऑफ स्टायर, इसे हम एज ऑफ स्टायर भी कहते हैं। स्टायर दैट इज लिटरेरी वर्क विच, इसमें क्या होता है किसी दूसरे पर व्यंग किया जाता है, कमेंट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्टायर किए गए। नंबर थर्ड है द क्लासिकल एज, इसी को कहते हैं द क्लासिकल एज। क्यों? क्योंकि क्लासिकल एज बंदों को यहाँ पे कॉपी किया गया था। क्लासिकल राइटर जो थे, जैसे मैंने आपको पहले पीछे बात कर दी, उनको बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया, ग्रीक और रोमन के राइटर जैसे कि होमर और वर्जिल, याद रखना होमर और वर्जिल को कॉपी किया गया। और तो इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है द एज ऑफ अगस्टिन इज द क्लासिकल एज ऑफ रोम, ये क्लासिकल एज ऑफ रोम की थी। द एज ऑफ दांते, इट इज क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। द एज ऑफ क्लासिकल एज इज लाइक द दोज ऑफ होमर एंड वर्जिल। द टाइम पीरियड ऑफ द लुइस 14 इज कॉल्ड द फ्रेंच क्लासिकल एज। ये अलग अलग एजेस के नाम बता दिए कि किस एज को आप क्या कह सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा हिस्ट्री के लिए। तो अपने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है काम का, जो 3 पॉइंट वो देख लिए। एज ऑफ प्रोज थी, एज ऑफ स्टायर थी और एज ऑफ क्लासिकल। नंबर 4 पे था फॉलोज नेचर, नेचर को फॉलो किया जाता था। कौन सा नेचर? इंसान का नेचर, नॉट आपका जो नेचुरल चीज़ें हैं प्रकृति, उसको नहीं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज द एज वॉज बिलीफ डैट लिटरेचर मस्ट फॉलो नेचर। पॉप रोड द ऐसे ऑन द क्रिटिसिज्म, पॉप ने लिखा था द ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। द रूलर ऑफ द ऑल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचुरल स्टिल बट द नेचुरल मैथोलाइज, यानी कि नेचर का मतलब इंसान के लिए जो नेचर है उस पर लिखा गया कि इंसान का नेचर कैसा है, प्रकृति पर नहीं लिखा गया, प्रकृति पर आगे लिखा जाएगा रोमांटिक एज के अंदर। फेमस कौन कौन से वर्क थे भाई इस एज के? अलेक्जेंडर पॉप। अब अलेक्जेंडर को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये फेमस जो मेन बंदा यही है, क्योंकि इसको एज ऑफ पॉप कहा जाता है। इसके वर्क आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो काम की हैं। इसने वेस्ट नॉन वर्क लिखा था पॉप ने, एन ऐसे ऑन द क्रिटिसिज्म। ये पूछा जा सकता है कि एन ऐसे ऑन द क्रिटिसिज्म किसने लिखा? पॉप ने। इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। दिस पोइम फेमस लाइन वी स्पोक इन आवर नेचुरल स्पीच, हम बोलते हैं टू अर इज ह्यूमन, यानी कि गलतियां तो इंसान की जन्म जाते हैं, लोग इंसान गलतियों से ही सीखता है, ये हम नॉर्मली भी बोलते हैं। मैं भी बहुत सारी गलतियां यहाँ पे कर रहा हूँगा, आप लोग अगर बढ़िया मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो मैं तो कम ही मानता हूँ। तो गलतियाँ इंसान करता है, गलतियों से सीखता है। ये लाइन पॉप ने अपने ऐसे के अंदर लिखी थी, एन ऐसे ऑन द क्रिटिसिज्म। ये मेरे को बहुत बढ़िया लाइन लगी, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। पॉप की द रेप ऑफ लॉक, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको कॉमनली वहाँ पे याद आ जाएगी। नए हो तो याद रखना कि द रेप ऑफ लॉक बहुत बड़ी पोइम है, जो वो बाल की लट वगैरह काट देते हैं उस पर पोइम है रेप ऑफ लॉक। ये इसका मास्टरपीस था। पॉप ने इलियड की जो ओडिसी थी उसको ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेट द एंटायर इलियड द हाफ ऑफ द ओडिसी,
ठीक है। पॉप्स द ऐसे ऑन द मैन हिज मोस्ट क्वार्टेड वर्क, ज़्यादा कोटेशन वहाँ पे मतलब कि कोटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। द ऐसे ऑन मैन। पॉप्स डनसिड विच इज़ अ स्टायर टू द कास्टरेज बैड पोइट्स, बुरे पोइट्स उन पर कमेंट किया था पॉप ने इस पोइम के जरिए। स्टायरी ये बहुत ज़्यादा करते थे। हिज इमिटेशन ऑफ द हॉरेंस इज हाईली एडमायर्ड इवन द टुडे, आज भी इसकी प्रशंसा की जाती है जो होमर को हॉरेस को कॉपी किया, ठीक है। हिज अदर वर्क जो कि हैं जैसे कि एपिस्टल एंड द एबिनेट और पास्टोरल विंडर फॉरेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके लिए। जॉनथन स्विफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जॉनथन स्विफ्ट जिन्होंने गॉलिवर ट्रैवल को लिखा था, ये भाई आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। जॉनथन स्विफ्ट, इनका चिल्ड्रन क्लासिकल वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल्स, विच इज़ द स्टायर ऑन द पॉलिटिक्स रिलीजन साइंस एंड नेचर ऑफ मैन, जो कि स्टायर था। लिखेंगे जो स्टायरी, चाहे पोएम में लिखें चाहे प्रोज में लिखें। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि द बैटल ऑफ द बुक, ए टेल ऑफ टब, जर्नी ऑफ द स्टेला, ऑन द डेथ ऑफ द डॉक्टर स्विफ्ट। डैनियल डेफे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट भाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पॉप, जॉनथन स्विफ्ट और डैनियल डेफे, क्योंकि डैनियल डेफे ने लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। फोटो मैं इनकी दिखा दूंगा कौन कौन सी किताबें, बाद में समराइज करेंगे लास्ट के अंदर, ठीक है, कि अपने को बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें कौन सी याद रखनी है। विच इज़ चिल्ड्रंस क्लासिक ऑन द कलेक्शन ऑफ द एडवेंचर ऑफ स्टोरीज, तो बच्चों का लिटरेचर था। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं? द ट्रू बॉर्न इंग्लिश मैन, द शॉर्टेस्ट वे विद द डेस्टर्न्स। नंबर 4 पे रिचर्ड स्टेल, इनमें द टेलर याद रखना भाई, इनका जर्नल लॉन्च किया था। प्रो सेक्शन बहुत देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, द टेलर। फिर एक इनका इंपॉर्टेंट है द क्रिस्टियन हीरो, द क्रिश्चियन हीरो। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क द गार्जियंस, द लाइंग लवर, द फिनरल। ऊपर वाला द टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेलर। फिर आता है जॉनथन एब्रूट, इनका एक ही वर्क याद रखना बस, द हिस्ट्री ऑफ द जॉन बुल, ठीक है, एलोगरी वर्क है ये, पॉलिटिक्स पर इन्होंने लिखा था। मेजर पॉइंट और कौन कौन से भाई? रिचर्ड स्टेल, ये मैंने आपको बताई दी इसके बारे में, ओके। अब अपने चलते हैं जो इसकी लास्ट एज थी, यानी कि बात करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो लास्ट थी उस पर बात करते हैं। एज ऑफ, हम इस एज को कहते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन और प्री रोमांटिक। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ा सा आपको रोमांटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दो एज के बीच में एक कड़ी का काम करती है, यानी कि जॉइंट करने का काम करेगी, इसलिए ट्रांजिशन एज भी कहते हैं। प्री रोमांटिक कहते हैं क्योंकि रोमांटिक एज से पहले की एज प्री रोमांटिक है, इसी को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, इसी को एज ऑफ जॉनसन कहते हैं। ये चार नेम है इसके, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी एज को क्या कहा जाता था। टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1798 तक कह दीजिए, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या देखेंगे? वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज, ये देखें कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटित घटना हुई थी वो देखेंगे। सीधा आगे चलते हैं। द प्री रोमांटिक एज फॉल्स बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज एंड द रोमांटिक एज, क्योंकि ये एज न्यू क्लासिकल एज यानी कि इससे पहले जो अगस्टन एज थी और रोमांटिक एज के बीच में आती है, इसलिए इसे कहते हैं प्री रोमांटिक एज। फ्रॉम ऑफ ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन सी दैट दिस इज द पीरियड ऑफ जॉर्ज थर्ड, ये जॉर्ज थर्ड का टाइम पीरियड था और किंग हानिवर का, हु रिगेन फ्रॉम द 60 ईयर्स फ्रॉम 1760 टू 80-20 यहाँ तक रहे थे भाई, ठीक है। 60 साल तक इन्होंने रूल किया था किंग ऑनर ने। ही वॉज अ वेल एक्सेप्टेड एंड इंग्लिश मैन बिकॉज ही न्यू वेरी वेल हिज लैंड एंड ऑल्सो द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमने देखा था कि जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड को इंग्लिश नहीं आती थी, फ्रेंच ज़्यादा बोलते थे। जब इसके बाद में जो गद्दी पर बैठा वो बैठा था किंग ऑफ ऑनर, ठीक है, जॉर्ज, जिन्होंने 60 साल तक रूल किया। इसको इंग्लिश आती थी इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते थे। इट वॉज द कल्चरल मूवमेंट इन द यूरोप फ्रॉम 1740 ऑनवर्ड एज अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ अगस्टन एज, ये अगस्टन एज के अगेंस्ट में लिखा गया। विच पोर्ट्रेट द स्नोबेली सोसाइटी वॉइसेस एंड डबल स्टैंडर्ड एंड फिल्ट्रेशन मूवमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, सीधा आगे चलते हैं। मैंने
इंपॉर्टेंट घटनाएं यहाँ पे हुई थी, ये 4 थी, इनको जरूर याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द 1765 बिशप पायसी पब्लिश्ड ए वॉल्यूम ऑफ बैलेड्स। बिशप पर्सी शैले यानी कि पी.बी. शैले, जिन्होंने वॉल्यूम ऑफ बैलेड्स को लिक्विड्स एंड एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री विच बिकेम वेरी पॉपुलर एंड मेड बैलेड्स बिकम पॉपुलर। ये बुक के साथ बैलेड्स बहुत पॉपुलर हो गई। इसको लिखा था बिशप पर्सी ने। आई थिंक ये पी.बी. शैले ही, आई थिंक, बाकी कन्फर्म थोड़ा कन्फर्म, इसको कन्फर्म कर लेना कि ये बिशप पर्सी पी.बी. शैले ही है या फिर कोई और है, ठीक है। बट इन्होंने जो बुक लिखी वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बैलेड्स इसके बाद में फेमस हो गई। इन 1764 हॉरेस वाल्पो रोट द फर्स्ट गॉथिक नॉवल। पहला गॉथिक नॉवल लिखा गया इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम था द कास्टल ऑफ अरेंटो, ए फ्राइटिंग स्टोरी फुल ऑफ सुपर नेचुरल इवेंट्स सेट इन द मेडिवल टाइम्स। बहुत ही डरा देने वाली कहानी है, द कास्टल ऑफ अरेंटो। अब नॉवल लिखे जाने लग गए यहाँ पे आके, ठीक है। नॉवल्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। प्रो सेक्शन का ये पार्ट होता है नॉवल, बॉडी सी कहानी। We also know that he that transformed his home is Stambury Hills in the Gothic castle. In 1770, Thomas Chattrons wrote the Ravenna poems, Ronly poems, poems in pseudo Middle English, pseudo सभी नकली, ठीक है। तो इसको आप pseudo एज भी कह सकते हो, न्यू क्लासिकल एज को, क्योंकि नकली पोइट्री यहाँ पे लिखी थी, कॉपी किया जाता था। Saying he had found that चलो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। In 1765, James Macpherson, a Scottish poet, translated from Gilia in English a story wrote by Ossian about the unknown hero. Ossian के बारे में इन्होंने एक unknown hero था, उस पर कहानी को ट्रांसलेट किया। इस एज की कुछ खास बातें, लिटरेचर और सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी किसके सेंसिबिलिटी, सेंसेस पर बहुत काम किया गया। लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी रेफर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द एज ऑफ 18th century। हेयर मीन्ड, ठीक है, कोई ज़्यादा इसके बात नोट करने वाली नहीं है, क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो न्यू क्लासिकल एज है। मेन आपकी अगस्टन एज रहेगी, इसमें से नेम वगैरह पूछे जा सकते हैं कि कौन से एज को क्या कहा जाता है। हम आगे चलते हैं इस एज के बारे में। इम्पोर्टेंट नॉवेल्स, हाँ नॉवेल्स की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि जूलिया, फिर पैमेला, ये पैमेला ही मॉडर्न है, पैमेला, जिसको क्लैरिसा हॉवेल ने लिखा था। फिर इसके बाद में मैन ऑफ फेलिंग बाय हेनरी मैकनिज। फिर कुछ प्लेज लिखे गए, ये प्लेज का आप नाम यहाँ पे देख लीजिए, पोइम के बारे में देख लीजिए, क्योंकि आपके सामने तो आप खुद यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। हम इसे एज ऑफ नॉवेल्स बोलते हैं। ग्रेवेड पोइट्री यहाँ पे कुछ फेमस थी, इसके टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रेवेड पोइट्री क्या थी? ग्रेवेड स्कूल्स ऑफ पोइट्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ 18th century पोइट्स। 18th century के पोइट्स उन्हें ग्रेवेड पोइट कहा जाता था। हु वर्क्स डेथ विद द थीम ऑफ डेथ, सोरो एंड मोरालिटी। जो पोइट डेथ की बात करते थे, सोरो की बात करते थे, मोरालिटी की बात करते थे, उन्हें ही ग्रेवेड पोइट्री का नाम दिया गया। ऑफ्टन सेट इन द ग्रेवयार्ड द पोइम्स मेस्यूट इन द वेस्टिट्यूड्स डिफरेंट ओपिनियन ऑफ लाइफ, सॉलिट्यूड ऑफ डेथ। डेथ की वगैरह ये मरने वाली बातें करते थे। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। तो कब्रिस्तान वाली जो पोइट्री वाली बातें करेंगे उनको नाम दे दिया ग्रेवयार्ड पोइट्री। फेमस पोइट ऑफ ग्रेवयार्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि नाम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रेवयार्ड पोइट्री में कौन कौन से नेम आते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर खुद लिख लीजिए, ठीक है। पोइट्री भी और उसके साथ में किसी ने लिखा, उसका नाम लिखा है यहाँ पर। मेजर पोइट कौन थे? सैमुअल जॉनसन थे। इनको पढ़ेंगे, क्योंकि सैमुअल जॉनसन इस एज के एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे बंदे थे। इन्होंने हमें डिक्शनरी दी थी इंग्लिश के अंदर। हिस्टोरिकल पोइम्स लिखी थी, जिन्हें हम कहते हैं लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशन। इन्होंने एसेज लिखे थे, जैसे कि द रिमेंबल एंड द आइडलर। हिज डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शोज द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड। शब्दों का सही से यूज़ कैसे करें, क्योंकि डिक्शनरी लिखने वाले बंदे थे। हिज लव ऑफ पोइट्स इज़ ए बायोग्राफिकल वर्क। और इनकी एक बुक मैंने आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर बताई थी, जिसके अंदर उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की बात की थी।
द लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोइट्स, उसके अंदर थॉमस कावले पर जब इन्होंने लिखा था वहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड यूज़ किया था। एडमंड ब्रूक, थॉमस ग्रे, ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें सारी आप खुद पढ़ लीजिए। ऑलिवर गोल्डस्मिथ, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ जिन्होंने द डेजर्ट विलेज नाम की पोइम लिखी थी, और द गुड नेचर मैन एंड शी स्टूप टू कॉन्कर, ये गोल्डस्मिथ की फेमस कॉमेडीज़ हैं। इसमें से शी स्टूप टू कॉन्कर ये इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। शी स्टूप टू कॉन्कर ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ की है। विलियम कॉवले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भी आपके लिए। पोइट्री की बात की है तो ग्रेवेड पोइट्री मैंने बता दी। बाकी यहाँ पे कुछ और नाम मेरे तो कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, आप वीडियो को पॉज करके खुद देख लेना। एडमंड यंग, थॉमस पेल, ये भी चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखा है इसके अंदर तो ये रखा है। तो अब मैं थोड़ी बातें समराइज़ कर दूँ आपके लिए। अब मैं लास्ट के अंदर सिर्फ वो बातें आपके नोट डाउन करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। एक तो जेम्स सेकंड, ठीक है, इसको आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हो, क्योंकि बिना किसी खून खराबे के गद्दी पे हट गए थे। इसी के टाइम पे एंड ऑफ रेस्टोरेशन एज हो गया था, एंड ऑफ रेस्टोरेशन एज, क्योंकि मैरी एंड विलियम ऑफ द ऑरेंज गद्दी पर बैठे थे। अगस्टिन एज की जब बात की जाती है वहाँ पर नेम एन का नाम याद रहता है। एन में एन कब से कब तक थी? जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, इनको याद रखना। जॉर्ज थर्ड जिनको इंग्लिश आती थी, जॉर्ज फर्स्ट को, जॉर्ज सेकंड को इंग्लिश नहीं आती थी, जॉर्ज थर्ड को आती थी। ये आपके अलेक्जेंडर पोप है जिन्होंने हॉरेस और वर्जिल को कॉपी किया था। इनकी आप पिक यहाँ पे देख सकते हो। फिर न्यू क्लासिकल एज, स्पेशली 1700 लेकर 1750 का टाइम अगस्टिन एज के अंदर, ये किताबों में मैंने आपको कहा था, एक आपकी गुलिवर ट्रेवल्स जो कि जॉन स्विफ्ट की थी, और रॉबिन क्रूसो। जॉन स्मिथ में ये दो किताबें इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ द बुक्स एंड द टेल ऑफ टब। अलेक्जेंडर पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म और द रेप ऑफ लॉक, सिर्फ वो बातें जो काम की अब, ठीक है ना। अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने इन्होंने इलिड और ओडिसी जो कॉपी ट्रांसलेशन किया था भाई। डैनियल डॉफे की रॉबिन क्रूसो। सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला और क्लैरिसा, पैमेला और क्लैरिसा। हेनरी फील्डिंग की जोसेफ एंड्रयूज एंड द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉनसन, ये आपकी पैमेला और क्लैरिसा के रिस्पॉन्स में स्टाइल करके लिखा था। सैमुअल जॉनसन जिन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये कुछ एज ऑफ सेंसिबिलिटी के इंपॉर्टेंट राइटर, सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड बायर्सी शेरिडन, लॉरेंस स्टीन, थॉमस ग्रे, हॉर्स वाल्पे। इसके बाद में एज आपकी एज आ जाएगी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरी वाली रोमांटिक एज, बट इनका जन्म इसी एज में हुआ था, सेंसिबिलिटी वाली एज में। क्लासिकल राइटर्स अगस्टिन एज के, प्रो सेक्शन के अंदर इनके नाम आप स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट में लिख सकते हो। ये पोइट्री में कौन कौन से नाम थे अगस्टिन एज के अंदर? अलेक्जेंडर पोप हो गए, फेमस तो यही थे, बाकी जॉन ड्रायड और साइमन, ये थॉमस ग्रे, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। ड्रामा की बात करें तो ये लाइसेंस एक्ट आया था, ये बात इंपॉर्टेंट है 1737 के अंदर, क्योंकि अब ड्रामा को परफॉर्मेंस करने के लिए पहले सेंसर लगा दिया। सेंसर चेक करेगा ड्रामा बड़ी है तो परफॉर्म किया जाएगा, तो ड्रामा कम लिखा जाएगा, नॉवल ज़्यादा लिखे जाएंगे। हेनरी फील्डिंग और सैमुअल जॉनसन ड्रामा के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके। हेनरी फील्डिंग बाद में तो जाके नॉवल लिखने लग गए थे। इसी में विलियम शेक्सपियर की परफॉर्मेंस बढ़ गई थी, क्योंकि जब नया कोई नाटक लिखते नहीं थे, विलियम शेक्सपियर के नाटक को ही द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्धि इस एज में आकर बढ़ी थी, ठीक है। ड्रामा के अंदर ऑलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड ब्रांडसे शेरिडन। मॉक एपिक लिखा जाता था, न्यू क्लासिसिज्म था, नॉवल थे, पॉलिटिकल कैटलॉग्स लिखे जाते थे, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी, जर्नलिज्म आ गया था। प्रो सेक्शन बहुत यहाँ पे बढ़ रहा है इस सेक्शन के अंदर। जैकोबिन एज की बात करें, जैसे मैंने आपको ये तो अपने आई थिंक पहले देख लिया था, हाँ अपनी लास्ट एज ये थी। देखो जैकोबिन एज थी, उसके बाद में लेट रेनेसा आया, चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे। चार्ल्स फर्स्ट को 1649 के अंदर हटा दिया गया। इसके बाद में 1600
25 1659 से लेकर 1660 तक ऑलिवर क्रॉमवेल गद्दी पर बैठे थे। एज ऑफ पेरिटन्स आगे थे 1649 से लेकर 1660। इसको थोड़ा समझ लेना भाई। जैकोबिन एज 1603 से 1625, ठीक है, जेम्स फर्स्ट। फिर इसके बाद में जो आई थी वो चार्ल्स फर्स्ट, जैसे कि आपकी कैरोलिन एज कहते हो, कैरोलिन एज 1625 से 1660। बट इसी दम जो चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया था 1649 के अंदर, तो 1649 से लेकर 1660 तक ऑलिवर क्रॉमवेल थे, ये वो प्योरिटन थे, ठीक है। चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठता है, बाद में मोनार्की की रिस्टोरेशन एज शुरू होती है, ठीक है। हमने कुल मिला के भाई जो बातें, हालांकि देखो एजेस 3 को अपने कंबाइन करके पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है बताने वाली, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बताएं क्या छोड़ें। मैंने आपको एक तरफ से समरी दे दी कि आपको कौन कौन सी बातें एटलीस्ट लास्ट में पढ़नी चाहिए। डिटेल के अंदर मेरे को कभी फिर टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल में इस पॉइंट्स पर दोबारा फिर बात करूँगा, कभी ज़िंदगी में कभी फिर, ठीक है। आज तक के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी रोमांटिक एज की बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा उसको मैं शॉर्ट बना सकूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें ऐड करने पर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज़ छोड़े कौन सी पढ़े, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।